हाय फ्रेंड, मैं राहुल कुमार। आपका यूट्यूब चैनल आर के अग्रवाल टीचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं आज मैथ की एक बहुत प्यारा सा चैप्टर लेकर आया हूँ। उस चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो लीनियर इक्वेशन। यानी रैखिक समीकरण के क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन किए जाते हैं उसे बाद में देखेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को जान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है। तो रैखिक समीकरण जानने से पहले हम आते हैं उसके पॉइंट पे, पॉइंट बाय पॉइंट चलते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं रैखिक समीकरण में पहला पॉइंट है चर। इंग्लिश में बोलेंगे तो वेरिएबल, हिंदी बोलेंगे तो चर, इंग्लिश में बोलेंगे तो वेरिएबल। यानी कहने का मतलब है चर क्या है, तो जिसका मान नियत नहीं रहता है अर्थात बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। यानी जिनका मान नियत नहीं रहता है अर्थात बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के ए बी डॉट 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 जेड तक सूचित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है अंग्रेजी लेटर में ए से जेड तक किसी भी अक्षर के द्वारा इसे सूचित कर सकते हैं। जैसे चर को यानी वेरिएबल को समझने के लिए हम यहाँ पे दो समीकरण लेते हैं। इस दो समीकरण से हम समझते हैं कि चर क्या है। यहाँ x प्लस टू लिखे हैं, इधर लिखा हुआ है 5, यहाँ पे x प्लस 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7। अब आप लोग से पूछते हैं कि यहाँ पे x का मान क्या होगा, कि एक दो जोड़ेंगे तो 5 हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 3 होगा। यानी 3 प्लस 2 यानी 5 के बराबर होगा। यहाँ पे x का मान कितना होना चाहिए कि 3 जोड़ने पर 7 हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 4 होगा। यानी कहने का मतलब है 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7। अब यहाँ पे x का मान कुछ आया, यहाँ पे x का मान कुछ आया। क्या x का मान नियत है? नहीं। यानी कहने का मतलब है कि x का मान नियत नहीं होता है, अर्थात वह क्या होता है, अर्थात वह बदलते रहता है, उसे हम चर कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं। अगला पॉइंट है अचर। यानी अचर किसे कहते हैं? इनवेरिएबल, इंग्लिश में नाम जानेंगे तो इनवेरिएबल। जिसका मान नियत होता है, जिसका मान नियत होता है अर्थात जो बदलता नहीं है, अर्थात जो नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। इसे यानी कहने का मतलब है 1 2 3 अनंत तक सूचित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है काउंटिंग 1 से शुरू होता है, तो 1 से अनंत तक जो भी लिखते हैं उसको हम अचर के रूप में रखते हैं। जैसे में 1 हो गया, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, डॉट 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 1 लाख भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है 1 से अनंत तक यानी इनडेफिनिट तक जो भी संख्याएं लेंगे वो सभी का सभी संख्या अचर कहलाएंगे। आगे पॉइंट है लिखा हुआ है गणितीय संक्रियाएं। यानी ये भी आइए दोस्तों कि गणितीय संक्रियाएं क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यानी गणित का निर्माण इसी से होता है, गणितीय संक्रियाएं। यानी कहने का मतलब है गणितीय संक्रियाएं 4 होते हैं। गणितीय संक्रियाएं कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी पहला जोड़, घटाव, गुना, भाग। यानी कह सकते हैं कि जोड़ घटाव गुना भाग को गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग को गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। यह 4 है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, नोट करके दिया हुआ है, चर तथा अचर को गणितीय संक्रियाएं द्वारा मिलाने पर व्यंजन बनता है। अब यहाँ पे जानेंगे कि चर तथा अचर को गणितीय संक्रियाएं द्वारा मिलाने पर व्यंजन बनता है। यानी एक चर ले लेते हैं a, चर और अचर ले लेते हैं। कुछ भी हम पहले बोले थे अचर यानी संख्या 1 से अनंत तक कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो हमने एक चर ले लिया, एक अचर ले लिया और इसको गणितीय संक्रियाएं द्वारा मिलाएंगे। किसके द्वारा? तो गणितीय संक्रियाएं द्वारा। तो गणितीय संक्रियाएं यही 4 है, इसी के द्वारा मिलाते हैं। तो पहला अगर यहाँ पे जोड़ करेंगे तो एक भी व्यंजक का प्राप्त हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। a प्लस 3 व्यंजन बोलेंगे। अगला कहने का मतलब है अगला कर लेंगे तो a प्लस का यूज कर लेंगे, अगला माइनस करेंगे तो a माइनस 3, ये भी व्यंजक है। अगला लिखेंगे तो a गुने
ए गुने थ्री, ए भी थ्री ए हो गया व्यंजक है। उसी प्रकार से ए भागा थ्री यानी ए बटा थ्री, ये भी व्यंजक है। यानी हम कह सकते हैं कि व्यंजक चार है और चार तथा चार को गणितीय संक्रियाओं द्वारा मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे व्यंजक व्यंजक कहते हैं। जैसे में x प्लस टू लिखा हुआ है तो x प्लस टू ये व्यंजक हुआ, x गुने टू है तो गुना होकर 2x बन गया तो ये क्या है, ये व्यंजक है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट हम लोग चलते हैं, लिखा हुआ है समीकरण यानी इक्वेशन, यानी समीकरण किसे कहते हैं। अब यहाँ पे गौर से समझना दोस्तों, समीकरण और व्यंजक में अंतर भी तुम लोग को बताएंगे कि समीकरण में क्या अंतर होता है और व्यंजक में क्या अंतर है। तो यानी दो व्यंजकों के समानता को, दो व्यंजकों के समानता के संबंध को समीकरण कहते हैं। यानी दो व्यंजक जब इक्वल हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, समीकरण कहलाते हैं। व्यंजक तो समझ में आया दोस्तों कि चर और अचर को गणितीय संख्याओं द्वारा मिलाएंगे तो व्यंजन प्राप्त होगा, और जब दो व्यंजन आपस में समानांतर हो यानी कहने का मतलब इक्वल होंगे तो क्या होगा, समीकरण कहलाएगा। जैसे 5x प्लस थ्री 2x प्लस एट, ये भी एक व्यंजक है, ये भी एक व्यंजक है और दोनों इक्वल है, इसलिए क्या हुआ, ये समीकरण बन गया। यहाँ पर लिखा हुआ है 28x माइनस 15 यानी 28x माइनस 15 इक्वल 3x माइनस 3x, तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक व्यंजक है, ये भी एक व्यंजक है। तो ये क्या हुआ, ये समीकरण का एग्जाम्पल हो गए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि व्यंजक और समीकरण में अंतर क्या होते हैं। व्यंजक और समीकरण में अंतर क्या होते हैं, तो व्यंजन के इक्वल नहीं होते हैं, यानी कहने का मतलब है जब भी व्यंजक लिखेंगे तो व्यंजक में क्या होंगे, व्यंजक में इक्वल नहीं होंगे। जैसे लिखेंगे ए थ्री प्लस ए, ये क्या है, ये व्यंजक है, या ए प्लस थ्री क्या है, व्यंजक है। 2a प्लस 5 क्या है, व्यंजक है। 3x प्लस 9 क्या है, व्यंजक है। लेकिन दोस्तों अगर इसी में इसी को जैसे इक्वल करके कुछ अंक दर्शा दिया तो ये व्यंजक नहीं, यहाँ पे जीरो अगर भी डाल दिया तो ये व्यंजक नहीं बल्कि क्या बन गया, समीकरण बन गया। यहाँ पे कहने का मतलब है 5 डाल दिया तो ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कुछ भी डाल देगा तो क्या होगा, समीकरण बन जाएगा दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब है कि व्यंजक में इक्वल नहीं होते हैं और समीकरण में इक्वल होते हैं। अब समझते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग रैखिक समीकरण पे, जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे जानते हैं कि रैखिक समीकरण किस क्या है, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसे समीकरण जिसमें चर का घात एक हो, यानी कहने का मतलब है चर पे घात एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 होना चाहिए, यानी चर पे कितना घात होना चाहिए, एक। यहाँ पे लिखे हुए हैं 2x प्लस 10 तो क्या इस पे घात कितना है, एक है। यहाँ पे 2x प्लस 5 लिखा हुआ तो इस पे घात कितना है, एक है। जेड बटा 3 लिखा हुआ था यानी जेड पे कुछ नहीं तो होता है एक, कुछ घात कुछ नहीं लिखा हुआ है चर पे तो समझ जाना उस पे घात एक डाला हुआ है। तो उसी प्रकार से यानी कहने का मतलब रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसे समीकरण जिसमें चर का घात एक हो उसे रैखिक समीकरण या तो एक घातीय समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रैखिक समीकरण या तो एक घातीय समीकरण। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को हल करते हैं। यानी पहला लिखा हुआ है 2x प्लस 10। अब 2x प्लस 10 लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे कहने का मतलब है इसे बनाने के पहले एक सैम्बुल आप लोग को दिखाते हैं। यानी ये सैम्बुल जानना बहुत जरूरी है, इस सैम्बुल को याद करना जरूरी है, तभी कहने का मतलब है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यानी बीच में इक्वल होता है, अगर यहाँ इधर जोड़ है तो इक्वल की ओर सट जाएगा तो घटाव बन जाएगा, अगर इधर घटाव है तो इक्वल की ओर सट जाके प्लस बन जाएगा, अगर इधर माइनस भागा है तो इक्वल की ओर सट जाके गुना बन जाएगा, अगर इधर गुना है तो इक्वल की ओर सट जाके भाग बन जाएगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बनाएंगे इसी के अनुसार बनाएंगे ये सब क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 यानी 2x इक्वल 0 लिखा हुआ है दोस्तों, सॉरी 2x इक्वल 0। अब यहाँ पे 2x बना ये कैसे, पहले ये मालूम करेंगे कि 2x कैसे बनता है। तो जब 2 गुने x करते हैं तो 2x बनता है, 2 गुने x करते हैं क्या बनता है, 2x। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना के रूप में है,
तो बोलो दोस्तों, ये साइड गुना के रूप में है, इक्वल के वो साइड जगह क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं 10/2 यानी 5। यानी कहने का मतलब है यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 10/2 हो जाएगा दोस्तों, जिसका आंसर होगा 5। आगे लिखा हुआ है 2x + 5 = 17 यानी 17। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन के, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में किस किस में चर लगा हुआ है, अब कौन संख्या जो चर इसमें नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2x के साथ चर है, यानी कहने का मतलब 2x है, x क्या है, चर है, इसमें x नहीं है। तो जिस संख्या में x नहीं लगा हुआ है दोस्तों, उसको एक साइड कर लो और बाकी चर को एक साइड रखो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये चर वाली संख्या इसको यहीं रहने देते हैं, इसको ये साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे 5 प्लस में हो जाकर क्या होगा, यानी ये साइड अगर प्लस में रहेगा तो वो साइड जाके क्या होगा, माइनस में। तो यानी 5 उधर जाके माइनस में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x = 17 - 5। अब यहाँ से क्या होगा, 2x हो जाएगा, इधर 17 में से 5 गया, 12 बचेगा। यहाँ से x का मान आएगा, तो इधर कहने का मतलब है 2 है जो गुना में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/2, यानी कहने का मतलब है 6 आंसर आएगा। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है z/3 बराबर 5/4 यानी 5/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ फ्रैक्शन के रूप में आपको क्वेश्चन दे दिया और समीकरण दिया हुआ है, तो आपको पहला काम करना है तिरछा तिरछी गुना। क्या करना है दोस्तों, तिरछा तिरछी गुना कर लेना है। यानी कहने का मतलब इसको गुना करेंगे तो 4z होगा, 4z होगा इक्वल में क्या होगा, 5×15, यहाँ पे z का मान हो जाएगा 15/4। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है 3x - 3x/7 बराबर -15/15 यानी -3x/7 बराबर -15। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, इसके बटा में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 और फिर वही काम करते हैं तिरछा तिरछी। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 गुने -3x होगा तो -3x हो जाएगा, और इक्वल में क्या बचेगा, यानी 7 गुने -15 होगा तो 15×7 = 75 से यानी 105, वो भी माइनस में आएगा। अब माइनस से माइनस कट गया और इसको काटेंगे तो क्या मारते करता है दोस्तों, देखो तो x का मान हो जाएगा 3 और 5, x का मान यानी 35 हो जाएगा।